सर इनको यू कैन कंटिन्यू विद दैट। डॉक्टर प्रिंस, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, ठीक है? जरूर जरूर, आपका जवाब तो चाहिए क्योंकि फिक्स व्यूअर्स हैं। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि कोविड वैक्सीन का कॉम्प्रोमाइज में दी जा सकती है कि नहीं? अगर किसी को एड्स एचआईवी हो चुका है, क्या उनको दी जा सकती है कि नहीं? या HIV पेशेंट्स को दूसरा ग्रुप और है, वो कहते हैं उनको इम्यूनोसप्रेसिव दवा चल रही है, कुछ पेशेंट स्टेरॉइड्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऐसा कोई भी SLE है, दी जा सकती है उनको। सेफ है वैक्सीन, बिल्कुल मिलनी चाहिए और बल्कि जरूरी भी है। जरूरी भी है। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन आया था आपके लिए, मिस्टर राकेश दिल्ली से बोले, अगर बाय मिस्टेक किसी को कोविड वैक्सीन और कोविशील्ड दोनों लगी, फर्स्ट डोज कोविड वैक्सीन लगी, सेकंड डोज कोविशील्ड लगा, तो क्या कोई हार्म है या क्या आगे वो कोविड वैक्सीन को कंटिन्यू नेक्स्ट लगाए या छोड़ दे, क्या करें? इसे मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन बोलते हैं। वैसे ट्रायल नहीं हुई थी इसलिए अलाउड नहीं है, पर हम समझते हैं कि वैक्सीन की कमी पड़ रही थी, हो सकता है ऐसा हो गया हो बीच में। ऐसा नहीं, बाय मिस्टेक का पेशेंट सब वहां का, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट में ये सब चल रहा है, तो कुछ नर्सिंग स्टाफ भी बहुत ट्रेंड नहीं है, तो गलती से ऐसा लगा दिया इस पेशेंट को, तो वो बाय मिस्टेक पर क्या उसके लिए कोई हाथ खुलेगा? सिर्फ कोविड वैक्सीन लगी है और कोविशील्ड क्या जाएगा या बिल्कुल बंद कर देना? हाँ, तो कुछ भी नहीं होगा, दोनों वैक्सीन सेफ हैं। अगर दूसरा वैक्सीन पहले लगाओ, कोवैक्सीन बाद में लग गया तो भी कुछ नुकसान नहीं होगा। इम्यूनिटी तो उससे सेकंड डोज लगाए या कोविशील्ड से ही दोनों लगे तो आगे बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे देश में ऐसे हो रहा है, वो कोवैक्स क्योंकि हमारा ऐप से चल रहा है तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है अभी, बूस्टर डोज तीसरा वाला अलाउड नहीं है, तो अगर 2 लग गए तो काफी है, कर सकते हैं। डॉक्टर ऋचा, आपके लिए 2 सवाल थे कुछ ऑडियंस के। मिस्टर उमेश कुमार कानपुर से। डॉक्टर ऋचा, आवाज आ रही है? हाँ हाँ यस, हाँ आ रही है। उन्होंने बोला कि ये जो मिक्स पिक्चर होती है, अक्सर देखा गया है कि अस्थमा, कोविड और एलर्जी दोनों मिक्स है, और पेशेंट्स को सिम्टम्स मान लीजिए एसिम्प्टोमेटिक है फॉर कोविड, तो क्या वो पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स की ये कोविड है कि नहीं है? एज ए ऑडियंस की बात करें, मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, फैमिली में वो सवाल आया कि किसी को अस्थमा है, एलर्जी भी है और साथ में उसको कोविड का इन्फेक्शन भी हो गया, लेकिन वो सिम्प्टोमेटिक है, लेकिन आरटीपीसीआर पॉजिटिव था, तो उसमें उस समय वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा? पास आपने तो ये सवाल था। अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब मैं बोलूंगी कि ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नॉर्मली भी अगर हम बात करें तो करीब 50% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब लोगों में एसिम्टम्स हो सकते हैं, सिम्टम्स ना ही हो बिल्कुल भी, तो उस समय मुश्किल हो जाएगा डिस्टिंग्विश करना। हाँ, इस हिसाब से आप कर सकते हो कि एक घर में आप रह रहे हो और एक घर में किसी को एक्सपोजर हुआ, वो पॉजिटिव हुआ, तो स्क्रीनिंग में हो सकता है कि पेशेंट पॉजिटिव आ जाए बल्कि उसको सिम्टम ना हो, तो ये बताना मुश्किल है। टेम्पोरल कोरिलेशन देख सकते हैं आप, सिम्टम्स के बेसिस पे मुश्किल होगा अगर सिम्टम नहीं है। लक्षण नहीं है, लेकिन वो क्या उसको आइसोलेट कर देगा? आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आया, फैमिली मेंबर दूसरी जगह आरटीपीसीआर कराया तो नहीं, अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है किसी का, तो 100% उसको है का इन्फेक्शन, और उसको जरूर से आइसोलेट, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, सिम्टम हो या ना हो, पर उनको अभी सर जो लास्ट आपको मिला तो वाला उसी से लोग आइसोलेट है। जो बात करते हैं ना स्प्रेड की, तो जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनसे कम से 6% इन्फेक्शन तो हो जाता है एसिम्प्टोमेटिक लोगों से, तो इसलिए रिस्क फिर से आइसोलेट नहीं करना चाहिए। यहाँ से तो अलाउ है, सारे लोग आ गए सर, सारे लोग आ गए। एक सवाल मुंबई से है डॉक्टर रमेश का, वो एसिम्प्टोमेटिक, हम आपको दोबारा लिंक भेज रहे हैं, दोबारा भेज। तो क्या अगर वो पीएफटी करना चाह रहा है, पेशेंट को कोई लक्षण नहीं, एसिम्प्टोमेटिक है, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक था, एस्टमेटिक था और पीएफटी कराना चाह रहा था, लेकिन फैमिली मेंबर में पॉजिटिव है। संजय मुझे फिर से आप बताइए, क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस था। मैं फिर से सवाल कर रहा हूँ कि एक
सवाल था डॉक्टर रमेश का। सर आपके पे मेल गया, देख लीजिए ना। कोविड इन्फेक्शन हुआ था। यस वाइस जी जी जी। आ रही आवाज आ रही? बीच में आवाजें आ रही हैं जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई बोल रहा है बीच में जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा था। अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। तो सवाल एक था कि अगर ये सिम्टोमेटिक है, पेशेंट को किसी को लक्षण नहीं है लेकिन उसके फैमिली में किसी को पॉजिटिव था, अगर वो एस्टिमेटिक मेंबर है, क्या उसका पीएफटी हम रिकमेंड करें या ना करें, या प्रिकॉशन लेना है या नहीं कराना है कि अगर उसको लंग्स का देखना? तो ऐसे कंडीशन में वो सवाल था एक हमारे जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर साहब से, मुंबई से सवाल किया। अच्छा सवाल है ये। पहली बात तो ये कि नॉर्मली भी क्योंकि स्पायरोमीट्री लंग फंक्शन टेस्ट जब हम करते हैं, एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हम ना करें अनटिल अनलेस बहुत बहुत जरूरी है। हमने तो यहाँ तक किया कि हमने बंद कर दिए लंग फंक्शन टेस्ट करना, और पेशेंट को हम भी खुद जानते हैं एस्मा का डायग्नोसिस 80% तो क्लिनिकल हिस्ट्री पे बनता है। तो आप क्लिनिकल हिस्ट्री को देखते हुए और उनकी सिम्टोमेटोलॉजी को स्टेप ग्रेड करके आप उसको ट्रीटमेंट चला सकते हो। जो डॉक्टर साहब का सवाल है मुंबई से कि फैमिली मेंबर में किसी को था, ये पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, क्या इसे कराना चाहिए? तो मैं बोलूंगी कि नहीं कराना चाहिए, क्योंकि रिस्क हो सकता है कि वो पेशेंट भले एसिम्प्टोमेटिक है बट ही मस्ट बी कैरिंग अ इन्फेक्शन, अगर वो साथ ही घर शेयर कर रहे हैं और एक घर में रहे हैं तो। सो प्लीज अवॉइड डूइंग अननेसेसरी टेस्ट, स्पेसिफिकली जो भी एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर प्रिंस, एक सवाल अभी बिहार से आया है मेरे पास। डॉक्टर प्रिंस, प्लीज एक सवाल बिहार से है कि किसी को एक वैक्सीन कोविड शील्ड लगी है, दूसरी किसी कारणवश अपने शेड्यूल पर नहीं लगा पाया, तो 2 महीने भी 1.5 महीने बीत चुका है, क्या वो लगवाए या क्या, मतलब वो इफेक्टिवनेस कैसी रहेगी, क्या करना है? ना जरूर लगवाना है, अगर लेट हो गया तो भी कोई बात नहीं, लगवा लीजिए दूसरी डोज, बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन है सर, ये पेशेंट है उमेश माहेश्वरी, इनका आया हुआ है, तो वही है मतलब वैक्सीनेशन लगवाया उसके बाद उनको कोविड हो गया, अब उनका पूछना ये है कि अब कितनी देर बाद हम सेकंड वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है? इन्फेक्शन हुआ ना उनको कोविड का, उस तारीख को नोट कर लें, वहां से 3 महीने जोड़ लें उसमें, तब लगेगा। ओके, थैंक यू सर। और सवाल भी हमारे फेसबुक लाइव व्यूअर्स के, जिसमें से कि एक सवाल डॉक्टर प्रिंस सर के लिए है, क्या यह सच है कि वैक्सीन लगने के 2 साल बाद मृत्यु होने की आशंकाएं बढ़ जाएंगी, जैसा कि आजकल व्हाट्सएप में मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा है सचिन कुमार ने दिल्ली से। क्या होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी? माफी, वैक्सीन लगने के 2 साल बाद क्या मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी? नहीं, आपकी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज फॉरवर्ड किया था तो वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे थे। नहीं, वो कोई होक्स मैसेज है। एक्चुअली वैक्सीन लगने से आपकी उम्र और अधिक बढ़ जाएगी, आप बहुत साल जिएंगे, आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। वो एक गलत मैसेज था, किसी ने ऐसे ही भ्रांति फैलाने के लिए मैसेज को वो आपस में शेयर कर दिया। और साक्षी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, मैं सब लोगों से अपील करना चाहती हूँ इस मंच से कि प्लीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेना बंद कर दीजिए। जब वैक्सीन आई थी तो हमारे हॉस्पिटल में उन्होंने बोला कि भाई सबको वैक्सीन लगानी है हेल्थ केयर वर्कर्स को, पर 50% जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पैरामेडिक्स की बात कर रही हूँ, उनसे बोला कि भाई आप क्यों नहीं लगवा रहे हैं, तो उन्होंने मना किया। उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाया जिसमें लिखा था कि अगर वैक्सीन लगवाएंगे आप कोविड तो जो फीमेल्स हैं उनकी मूछें आ जाएंगी, दाढ़ी आ जाएंगी, वो पूंछ निकल आएगी, और फनी थिंग्स थी। तो प्लीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई भी ज्ञान लेना बंद करें। साइंटिस्ट अच्छा सर, एक्चुअली लिंक वही है सर, लिंक वही है जो अभी आपके पास। जरूर लगवाएं। अच्छा सर, हम आपको ना व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हैं ना, आप उससे आप आ जाएंगे लॉगिन, ठीक है? व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हैं आपको। यस साक्षी बताओ। हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हैं आपको, ठीक है सर? Sakshi, you are mute. Your voice is not coming. No, you are not audible. आप बोलिए। Is it audible now? Yes, you are audible now. सर, सवाल है क्या कोविड-19 इन्फेक्शन होने के बाद
री इन्फेक्शन हो तो ज्यादा घातक होगा जैसे डेंगू इन्फेक्शन में होता है? ये सवाल सौम्या ने पूछा है यूपी से। कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद री इन्फेक्शन होना क्या ज्यादा प्रॉब्लम करेगा कि नहीं, जैसे डेंगू में होता है? जैसे डेंगू में होता है। ओके, नहीं ऐसा तो अभी तक देखा नहीं गया है, क्योंकि कोविड-19 अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया है और अगर आप ठीक हो गए हैं तो उसकी एक इम्यूनिटी आपको एक हो रही है उसके चलते, और ये देखा गया है कि वैसे लोग को जब वैक्सीन लग रहा है तो एक बूस्टर इफेक्ट दे रहा है। तो ये कहना है कि एक बार आपको इन्फेक्शन हुआ है तो सेकेंड टाइम री इन्फेक्शन का चांस भी आपका कम होगा, और मुझे नहीं लगता है कि उसके चलते डेंगू वाला सिनेरियो इसमें नहीं चल रहा है। So there is a question also from Swapnil Pathak. What if RT-PCR is suggesting positive result even if patient has recovered from COVID-19 clinically? Do we need to worry regarding this? No, I think there is very straightforward, clear guidelines that there is no need for repeat RT-PCR now. So if you are asymptomatic, there is no need of repeating the RT-PCR. RT-PCR can be positive for 3 months also, for 30 days, 60 days. So RT-PCR negativity is not taken. It's the clinical criteria which is to be considered in deciding that patient is like after 10 days, if somebody is having asymptomatic, then the person, there is no need of isolation, no need of repeat RT-PCR. अच्छा मैं एक और सवाल आया हमारे पास, क्या फ्यूचर में दूसरी वैक्सीन लगवाने पड़ेंगे? Yes, Sakshi, I think Dr. Richa want to say something. Yes, Dr. Richa. नहीं, Dr. Abhishek, I was just trying to add on what they have answered it. इनिशियल स्टडीज सब आए हैं, उसमें उन्होंने बताया कि आरटीपीसीआर, क्योंकि वो एक वायरस का छोटा सा भी एक स्मॉल पीस होगा, वो भी आइडेंटिफाई कर लेगा क्योंकि वो उसको मल्टीप्लाई करता है एंड इट आइडेंटिफाइज इट। तो वेरियस स्टडीज हैव शोन आरटीपीसीआर कई महीनों तक भी पॉजिटिव, यूजुअली 9th डे पे आप नॉन इन्फेक्टिव हो जाते हो, एक चीज। और इस संदर्भ में मैं आई विल जस्ट ऐड आवर फर्स्ट पेशेंट जो सीएमसी में हमारा कोविड पॉजिटिव एडमिट हुए, वो पास्टर साहब थे जो अमेरिका से होकर आए थे। ही वाज आवर फर्स्ट पर्सन, और क्योंकि उस समय इतना डर और नॉलेज इतना कम था, दिस इज बैक इन मार्च लास्ट ईयर, वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट रहे 4 महीने तक, क्योंकि हर हफ्ते उनका आरटीपीसीआर आता और वो पॉजिटिव आते रहे। Finally, we have to discharge him. So there is no need, as Dr. Abhishek rightly said, RT-PCR करने की जरूरत नहीं है। करके ना वीडियो कॉल करके, लेकिन ये Yes, Sakshi, you can continue with the questions. व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके इस पे दिखाएं। अगला सवाल है, क्या फ्यूचर में कैमरे पे आएगा ना? हाँ, कर सकते हैं सर, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके उसको दे दीजिए कैमरा। Dr. Sakshi, in the background some noise is coming, that's why your voice is not clear. Is it clear now? Yeah, it's clear now. Yeah. तो सवाल है, क्या फ्यूचर में दूसरी वैक्सीन लगवाने पड़ेंगे दूसरे स्ट्रेन्स के लिए? शिखा ने पूछा है असम से। आप इन्होंने पूछा, किसी स्पेसिफिक आदमी से नहीं पूछा है, तो आप लोगों में से जो आंसर करना। अच्छा, ठीक है, मैं पहले कुछ ऐड करता हूँ। पहले तो आसाम से क्वेश्चन आया है, मुझे लग रहा है ऑल इंडिया रेडियो की तरह तुम्हारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। गुड। तो दूसरी वैक्सीन बाद में फ्यूचर में क्या कितना प्रोटेक्शन देगा, ये इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन कितना प्रोटेक्शन कितने ड्यूरेशन तक देगा, दैट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। अभी तक जितनी भी स्टडीज हो रही हैं वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट, मतलब कमेंट करना कि इसका प्रोटेक्शन लेवल कितने ड्यूरेशन तक रहेगा। मे बी इन द फ्यूचर अभी हमारे पास और डेटा आएगा इमर्ज करके, तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाए कि इस वैक्सीन को बूस्टर टाइप से हमें लगाना पड़ेगा कि नहीं। मुझे लगता है डॉक्टर प्रिंस वांट टू ऐड समथिंग। जो क्वेश्चन अच्छा है, बूस्टर डोज जो 2 वैक्सीन के बाद तीसरा लगाना है या तीसरा कोई और वैक्सीन लगाना है। यूएस में फाइजर ने वो ट्रायल शुरू हो गया है, वो बूस्टर डोज को असेस कर रहे हैं। हमारे देश में भी आएगा, लेकिन पहले शायद हमने, अच्छा है हमारे देश में ये पहला डोज और दूसरा डोज लग जाए ना पूरी पॉपुलेशन को, तब
देन वी विल एड्रेस दैट। अभी तो 25 करोड़ को पहला डोज ही लगा है, 5 करोड़ को दूसरा डोज लगा है, तो हमें थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा। पहले हम अपनी पूरे 125 करोड़ को लगा लें दोनों डोज, फिर आगे बढ़ेंगे। इसलिए वो उसको वहां सवाल को रखा हुआ है, तो इसलिए आगे नहीं बढ़ा है। वो आएगा, जरूर आएगा। And the Dr. Sakshi, just I want to interrupt you. मुझे लगता है पैनल में जब इनिशियली प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर वाज स्पीकिंग, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ मोर्टेलिटी बहुत कम थी और कोविड-19 में मोर्टेलिटी जितना रिपोर्ट, मतलब इंडिया कुछ हमारी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है जिसके चलते हम बचे हुए थे। सो बिकॉज आई डिफर इन द ओपिनियन, दैट्स वाई मुझे लगता है आप लोग के बीच में ये जस्ट एक अराउज में डिस्कशन करना चाह रहा था कि there are reports from the international media house also that under reporting of the mortality in COVID-19 in India. So how much you agree, my fellow colleagues from CMC Vellore? I completely agree. I think जब पहली बार जब हो रहा था ना चाइना में, तब हम मार्च में लास्ट ईयर याद करें, फरवरी मार्च में हम घर में बैठ के यही सोच रहे थे शायद हमें नहीं हो रहा है, वहीं हो रहा है, वहाँ यूरोप में भी हो रहा है, हमारे यहाँ BCG है, पर भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा लिया, फिर कुछ कर लिया, फिर जब हुआ तो पता चला नहीं हमारे यहाँ भी उतना ही हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बजाय ये सोचने के कि हम इम्यून है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ज्यादा अच्छा होगा इसको पॉजिटिव वे में लेके वैक्सीन लेके इम्यून रहे, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय सोचें कि हम ऐसे ही इम्यून है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा कोट है जिसका कुछ मीनिंग इस तरह से है कि लाइफ को तो आप छुपा सकते हैं लेकिन डेथ को आप नहीं छुपा सकते। हाँ, बिल्कुल सही बात। That's right. यस डॉक्टर अभिषेक, आपके लिए एक क्वेश्चन था। हेलो यस सर, यस सर, यस सर। क्वेश्चन था एक ऑडियंस का कि जो ब्लड थिनर है जो ऑलरेडी ले रहे हैं उनको कोविड वैक्सीनेशन से ब्लड थिनर किसी कारणवश कई सारी डिजीज होती है जिसमें यूज की जाती है, हार्ट डिजीज वगैरह में, तो उनको कोविड इन्फेक्शन भी हो गया है सीवियर स्टेज में, तो क्या उनको डोज को मॉडिफाई करना है या सेम डोज करना है? ये डॉक्टर भूपेंद्र कुमार है बंगलौर। सर एक बार फिर से बताइएगा, पेशेंट को सीवियर कोविड है, सीवियर कोविड ऑलरेडी चल रहा था और ओके कोविड इन्फेक्शन हो गया, सीवियर स्कोरिंग थी 25-23-24 के आसपास स्कोरिंग थी, तो वो ब्लड थिनर जो ले रहे हैं क्या डोज को आप पहले से ले रहे हैं, क्या ब्लड थिनर को यूज करना चाहिए, तो क्या अपर डोज में और जाना चाहिए या सेम डोज पे कंटिन्यू करना? नहीं सर, ये बहुत क्लियर कट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो डोज ले रहे थे उस पे ही कंटिन्यू रखना है, कोई डोज अब टाइट्रेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोविड जैसे वैस्कुलर एक्सीडेंट है उसको पहचानने का क्या तरीका है कि हम कैसे पहचाने कि हमको ये जो वैस्कुलर एक्सीडेंट हो गया कोविड के वजह से हुआ या किसी और कारणवश हुआ, ये पहचानने मिस्टर अविनाश सिंह है। हाँ सर, ये वैस्कुलर एक्सीडेंट जो बचाने की बात है, मतलब जैसे मैंने बताया कि जैसे स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं कि हमारी आवाज लड़खड़ा रही है, हमारे एक तरफ शरीर में कमजोरी आ रही है, अगर ऐसे भी कुछ सिम्टम्स हो रहे तो स्ट्रोक्स के सिम्टम्स हैं, तो ये इसके लिए आप तुरंत डॉक्टर की, चिकित्सक की सलाह लें जो आपके नज़दीक में है। और अब किसी को दिल हार्ट पे अफेक्ट है वैस्कुलर इवेंट का, तो दिल में दर्द हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, सांस फूल सकती है, तो ये आइडेंटिफाई करने के सिम्टम्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अर्ली की ये प्रॉब्लम होने से। थैंक यू सर। यस, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जो हमारे पास इवेंट्स में आई थी, एक आपने मूवी देखी होगी, हमारे ख्याल से सारे ऑडियंस यहाँ पर होंगे, चाइना वर्सेस इंडिया मूवी आई थी 2016-17 में, इसमें देखी? नहीं सर, इसमें सेम मूवी बनी थी, सेम पैटर्न था, इसमें चाइना के थ्रू एक वायरस छोड़ा गया था, तो मूवी का पैटर्न थीम बिल्कुल सेम था, और एक मिशन था चाइना का जिसमें वो इंडिया को किसी को नमकीन बर्बाद करना चाह रहा था, तो उसमें यही थीम थी बिल्कुल, और उसमें एक जो हीरो था इंडियन था, साउथ इंडियन था, उसका बर्बाद कर दिया, सुना होगा, तो वो जो वहां पर चाइना गया था वहां पर इस डिजीज से बचाने के लिए उसमें एलोपैथिक मेडिसिन के बजाय जो उसमें जो हमारा आयुष मेडिसिन है उनका यूज करके काफी लोगों को सेव किया था। तो हमारे ख्याल से जो आयुष मेडिसिन होती हैं वो काफी प्रैक्टिकल होती हैं, ठीक है, एलोपैथिक है। ये जो एक कंफ्यूजन था जो बता रहे थे कि ये जो थीम थी ये बहुत पहले डेवलप कर गई, तो एक साइकोलॉजिकल जो वार होती है या कहा जाए बायो वार है एक तरह से, क्या ये इंडिया से फैला हुआ है, चाइना से फैला हुआ है फॉर वर्ल्ड या फॉर इंडिया या समथिंग एल्स?
आपका क्या विचार है सर, प्लीज? और टीचर आपका भी विचार इसकी है। सर मुझे लगता है जब हम कभी भी चीजों पे अपना विचार, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सर मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि जब हम कोई भी चीज पे विचार अपना रखते हैं तो हमारे जो मीडिया हाउस होता है उसका काफी ज्यादा प्रभाव रहता है। तो मुझे याद है कि कुछ समय पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल था कि जो बाइडेन है उन्होंने एक दिया है आदेश कि ये वायरस जो चाइना कोविड वायरस है दैट इज उसका इवोल्यूशन चाइना से हुआ है कि नहीं उसको रिकन्फर्म किया जाए, क्योंकि ट्रम्प हमेशा इसको चाइनीज वायरस करके एड्रेस करता था। तो वो तो एक इलेक्शन स्टंट था। तो बाइडेन ने जब उसको किया तो मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जब आर्टिकल आया था उसके 4 दिन के बाद मैंने हिंदी न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल देखा कि वहाँ जो कोविड वायरस है वो इंडिया को वीक करने के लिए बनाया गया था। देखिए ये चीजें बड़ी पॉलिटिकलाइज होती हैं और अच्छा होता है कि हम लोग जैसे आयुष की बात कर रहे थे अभी सर, आपकी आयुष की मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती हैं। हम जब भी बात करते हैं ना बहुत इफेक्टिव, कम इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव, ऐसी चीजें नहीं है। अब आजकल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में हमें देखना है कि रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके कि उसके पैरामीटर्स हमें सेट करना है कि कौन सी मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है। जैसे मैं 2 आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ट्रायल है मैं उसके में एज ए इन्वेस्टिगेटर वर्क कर रहा हूँ। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इट्स वेरी बहुत डिफिकल्ट है कमेंट करना कि ये मेडिसिन बहुत अच्छा है। और जब कोविड का पैंडेमिक का केस रहता है तो उस वक्त कोई भी मेडिसिन कुछ भी कोई बोल दे कि हाँ इसका एफिकेसी 90% है, इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, मुझे लगता है मुझे एज ए मेडिकल कम्युनिटी मुझे अवॉइड करना चाहिए। और हम लोग को काफी इस मामले में सतर्क हो कि पब्लिक भी बहुत परेशान रहती है, कोई भी बता देता है तो खा लेता है। इसके लिए देखिए कितनी चीजें स्टार्ट हुई। मुझे लगता है कि सीएमसी काउंटर पार्ट्स हमारे और अच्छे से इसमें कुछ ऐड कर पाएंगे। यस Thank you, Dr. Abhishek, for setting the stage for this question. It is certainly a difficult question, and it's a burning question, I would say. But as rightly said, I mean, being in a medical community, probably I will not indulge into it to give my comments. I'm not a right authority, I would say. It is certainly too much political, or it's a problem. But when people were talking about it कि क्या ये ऐसा हो सकता है, तो उसमें अगर हम वायरोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो सम ऑफ द वायरोलॉजिस्ट फील कि ये जो वायरस है, आई एम नॉट सेइंग कि ये वायरस कहाँ से आया, इट्स अ बायोवॉर करने के लिए शुरू किया है या क्या है, बट दे फील नॉर्मली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका अपना एक लाइफ साइकिल होता है. इट फॉलोज अ लाइफ साइकिल. It multiplies, it infects, it lives for a certain duration of time and then it dies off. जो mutations भी होते हैं उनमें वो mutations उनको और weak करते चले जाते हैं, उनकी infectivity कम करते चले जाते हैं. That is what a normal microorganism would behave. Now this particular coronavirus, this COVID virus is behaving little different from a natural microorganism that virologists feel, in a sense कि लाइफ साइकिल जो भी छोटे छोटे कीटाणुओं की होती है वो ये कि अगर वो विंटर्स में if they are if they can propagate in winters, they will usually life cycle will end up by summers, so the extreme of temperatures they cannot tolerate. पर ये वायरस तो एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, टेम्परेट सारे क्लाइमेट्स को कॉन्कर करता हुआ, मतलब 1.5 साल से बना हुआ है, बल्कि हर बार जो म्यूटेशन हो रहा है वो उतना और स्ट्रॉन्ग होके आ रहा है. तो दिस पॉइंट प्रोबेबली पॉइंट्स टुवर्ड्स दैट it doesn't appears to be just a natural virus. It may be bit mutated or bioengineered. That is what I agree. I mean, personally, I agree on that, but I would reserve my comments because, as I said, this is as a medical person or as an I may be an expert in respiratory, but I do not want to comment on this particular very controversial topic. Dr. Thank Prince, you. Dr. Prince, Dr. Prince, Dr. Prince. Yeah, now कमेंट्स आपका चाहिए बस, छोटा सा कमेंट दीजिए, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे.
I agree with Abhishek. I don't go in this one that it is a bioengineer or what. I think it's an infective organism. We have to fight with it. तो उसमें यहाँ वहाँ से एक दूसरे पर आरोप लगाने से ज्यादा अच्छा है कि मिलकर इस वायरस से लड़ा जाए, वो ज्यादा जरूरी है। और कुछ बात यह कि प्रॉब्लम इतनी सारी है कि ज्यादा अच्छा होगा कि हम अपनी एनर्जी कुछ अच्छी जगह पे लगाएं, बजाय इसके कि ये सब ढूंढते रहे कि कहाँ से आया और क्या हुआ और किसकी गलती है। एक सवाल आपके लिए, जस्ट अभी ऑडियंस ने मुझे जस्ट मैसेज किया, डॉक्टर स्वप्निल है, उन्होंने पूछा कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो उनको हाई डोज स्टेरॉइड चल रही है, क्या उनको वैक्सीन मतलब इफेक्टिव रहेगी या देना है, दे सकते हैं, इफेक्टिव भी रहेगी, हाई डोज स्टेरॉइड चल रही है? जी बताइए। किसी डिजीज वैक्सीन तो सभी को लगना है और उनके लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि स्टेरॉइड चल रहा है, उनकी इम्यूनिटी पहले से स्टेरॉइड की वजह से थोड़ी कम रहेगी। तो अगर कोरोना वायरस हुआ तो ज्यादा हो सकता है, मुश्किल भी हो सकती है, इसलिए वैक्सीन तो उनके लिए बहुत जरूरी है, परफेक्ट है, जो फायदा उन्हें मिलना चाहिए। अच्छा रहेगा कि थोड़ा अगर स्टेरॉइड डोज को डॉक्टर साहब करके देखा जाए कि कितना मिनिमाइज, कोई भी उसको थोड़ा कम लेना है वैक्सीन। Yes, sir. So there is a question for Dr. Rajendra Prasad, sir. Sir, sir. Yes, I have Yes, joined sir. now. Sir, a doctor has asked a question, Dr. Nadir Rizvi. He's asking whether 2 doses of vaccine is sufficient to take Delta plus variant or something else. Whatever little we know till this date, probably it will be sufficient. Although exactly nobody knows, because Delta plus variant is a very new variant and studies are going on. But at present, whatever is vaccine we have, probably they are effective against even Delta plus vaccine. थैंक यू सर। आपके लिए एक और सवाल है, जी बताइए। कब तक यह अच्छा, कोविड-19 पैंडेमिक रहेगा? क्या यह पैंडेमिक स्पेनिश फ्लू की तरह खुद ही खत्म होगा कुछ सालों में? ये सवाल पूछा है दिनेश सिंह ने मध्य प्रदेश से। एक बार सवाल आप रिपीट करें मैडम। जी, कब तक यह कोविड-19 पैंडेमिक रहेगा? क्या यह पैंडेमिक भी स्पेनिश फ्लू की तरह खुद ही खत्म होगा कुछ सालों में? देखिए, इस बात का जवाब दे पाना तो बहुत मुश्किल है। मैं क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था फॉर सम टेक्निकल रीजन, मैं आपने आखिर की बात में यही कह रहा था कि थर्ड वेव जिसका हम लोगों को बहुत डर लग रहा है, सब लोगों को, थर्ड वेव के लिए ना हो या हो तो कम हो, तो उसके लिए 3-4 बातें हमेशा मेरे दिमाग में जो आता है वो ये आता, पहला तो है कि वैक्सीन की स्पीड बढ़ा के मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लगा देनी है। सबसे पहला जो है, जब सभी वक्ता लोग इस बात से वाकिफ होते हैं। दूसरी बात ये है कि जो थर्ड वेव को हमें प्रिवेंट कर सकती है वो ये है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो देखिए गवर्नमेंट के नियम कानून बनेंगे, लेकिन हम एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इट इज आवर रोल, एवरी सिटीजन हैज, हर नागरिक का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। क्योंकि अगर एक चीज जो थर्ड वेव लाने से बचा सकती है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना। जैसे सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, मास्क पहनने की बात है, जब आप भीड़ में जाएं, हाथ धुलें, बार करें। ये नहीं करेंगे तो चांसेस हैं थर्ड वेव आएगा, क्योंकि वेरिएंट मतलब वेरिएशन भी हो रहा है उसके अंदर। और तीसरी बात, जो गवर्नमेंट के लिए थर्ड वेव प्रिवेंशन के लिए जो मैसेज है, सेकेंड वेव में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफी लेसन सीख लिया है कि जैसे ये जो जितने भी जीन सीक्वेंसिंग है, ये हमारे भारतवर्ष में अभी कम हो रहा है। सुविधा हमारी कम थी, लेकिन सौभाग्य है कि मैं जानता हूँ दिल्ली के जो जीनोमिक्स इंस्टीट्यूट है उनके डायरेक्टर हूँ, अब उनके अंडर ये बहुत बड़ा जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रोजेक्ट
चालू हुआ है और जीनोम सीक्वेंसिंग से ये पता लगने लगेगा कि कौन सा वायरस, कौन सा म्यूटेशन अभी इस वक्त और कहाँ कहाँ म्यूटेशन है। तो गवर्नमेंट को उसी हिसाब से अपने जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है, जो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो अपने लोकल एरिया में हो सकता है, वो एक जिले में हो सकता है, वो एक प्रदेश में भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा किस तरह का। तो अगर इन सब चीजों का ध्यान दिया जाए तो थर्ड वेव को रोका जा सकता है, या थर्ड वेव आए, अगर मान लिया टोटली डिफरेंट म्यूटेटेड वायरस आएगा तो उसको कम करने के लिए भी ये सब बहुत चीजें जरूरी है। तो आई ऑलवेज से टू द पब्लिक एंड टू द गवर्नमेंट कि ये सब चीजों का पालन करना बहुत जरूरी है। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. We just और थर्ड वेव और ये अभी ये कोविड खत्म कब होगा, इसका जवाब दे पाना बहुत मुश्किल काम है। ये नागरिकों के बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है कब खत्म होगा। तो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड योर ग्रेसियस प्रेजेंस, और मैं आपके लिए ताली शुक्रिया अदा करते हैं कि आप थैंक यू वेरी मच। अटेंड करते हैं। सारे स्पीकर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस प्रोग्राम को बखूबी निभाया और दिया और एक मैसेजिंग दिया जो सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट था, और हमारे प्रयास रहा कि सोसाइटी को जो भी बेहतर दे सकते हैं मेडिकल फैसिलिटी हम दें। डॉक्टर प्रिंस आपको धन्यवाद, डॉक्टर ऋचा आपको धन्यवाद, डॉक्टर अभिषेक पांडे आपको धन्यवाद, और सर तो हमारे गुरु हैं, हमारे पिताश्री है, और मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ लाइफ लॉन्ग उनकी अच्छी उम्र की कामना। Thank you all. Thank you and God bless you all. Thank you so much. Richa and Prince, Thank you, sir. Pathak and Abhishek. Thank you, sir. God bless you all. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you. Good night. Thank Good night. you. Bye-bye. Bye. Take care. Good night. Good night. Good morning. Have a happy life. Thank you so much. Thank you.